स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई क्लास 7th। मैं हूं आपकी अनुष्या मैम और आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर जो कि है आर चेंजिंग अर्थ। ये हमारे ज्योग्राफी का चैप्टर है एंड आज के इस क्लास में हम इस पूरे चैप्टर को इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को। सो पहला टॉपिक है हमारा द लिथोस्फेयर। ठीक है, लिथोस्फेयर क्या होता है सबसे पहले हम वो समझेंगे, उसके बाद हम लोग अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे अर्थ में अलग अलग रेल्म्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें से एक कंपोनेंट है जिसे हम कहते हैं लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर मतलब अर्थ में जहां पर भी जमीन है, जहां पर भी मिट्टी है, उस पूरे एरिया को हम लिथोस्फेयर कहते हैं। तो अर्थ में जहां पर भी प्लेन एरिया है, जहां पर भी माउंटेन्स हैं, जहां पर भी हिल्स हैं, वो सब हमारे लिथोस्फेयर का पार्ट है। अब अगर मैं अपने अर्थ की बात करूं तो अर्थ हमारा, हम कहते हैं कि अर्थ हमारा एक डायनामिक प्लैनेट है, विच बेसिकली मीन्स कि अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जो हमेशा बदलता रहता है ना। कोई भी चीज हमारे अर्थ में परमानेंट नहीं रहती, अर्थ कीप्स ऑन चेंजिंग, है ना। तो हमारे लिथोस्फेयर में भी काफी सारे चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। तो लिथोस्फेयर के अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे ना तो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होते हैं, ठीक है। आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो, ठीक है। ये तो ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पे हम सब लोग होते हैं, यहाँ पे ओशन है, यहाँ पे माउंटेन्स हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो लिथोस्फेयर की कुछ प्लेट्स होते हैं और ये जो प्लेट्स होते हैं ना ये धीरे 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 ऐसे ऐसे मूव होते रहते हैं, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि मैम हमें तो फील नहीं होता, हम लिथोस्फेयर के प्लेट्स के ऊपर ही तो खड़े हैं ना, हमें तो फील नहीं हो रहा ऐसी कोई मूवमेंट है, ठीक है। तो ये मूवमेंट अक्सर स्लो होती है, हमें ज्यादा फील नहीं होता, पर कभी कभी ये फील हो भी जाता है। कब होता है वो अभी हम पढ़ेंगे जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पर अभी के लिए हम ये पढ़ते हैं कि ये प्लेट्स मूव क्यों करते हैं। हमने अपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ रखा है कि हमारे अर्थ के नीचे क्या है, मोल्टन रॉक्स एंड मेटल्स हैं जिसको हम मैग्मा कहते हैं, है ना। पिघले हुए फॉर्म में स्टोन्स हैं, रॉक्स हैं, मेटल्स हैं एक मोल्टन चीज में, उसे हम कहते हैं मैग्मा, है ना। अब ये मैग्मा अर्थ के नीचे, मैग्मा तो लिक्विड है, मैग्मा मूव होता रहता है और मैग्मा के मूवमेंट के वजह से क्या होता है, हमारे ये जो लिथोस्फेयर के प्लेट्स होते हैं ये भी धीरे धीरे ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, ठीक है। अब इन मूवमेंट्स के वजह से हमारे अर्थ के ऊपर हमें कई बार चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्या क्या चेंजेस हैं वो भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझो कि हमारे अर्थ में दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, ठीक है। हमारे अर्थ में दो टाइप के एक्शंस, दो टाइप के फोर्सेस होते हैं। एक को हम कहते हैं एंडोजेनिक फोर्स, ठीक है, क्या कहते हैं, एंडोजेनिक फोर्स। और एक दूसरे टाइप का फोर्स होता है हमारे अर्थ में जिसको हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स क्या होता है, कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा फोर्स जो कि अर्थ के अंदर चल रहा हो, ठीक है, अर्थ के इंटीरियर में चल रहा हो, उसे हम कहते हैं एंडोजेनिक फोर्स। और एक्सोजेनिक फोर्स का क्या मतलब होता है, एक्सो मतलब EX मतलब जैसे एग्जिट, ठीक है, मतलब बाहर, ठीक है। तो अर्थ के बाहर, अर्थ के सरफेस पे जो फोर्स चल रहे हैं उसे हम एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये एक डायग्राम है, ये हमारे बुक्स में भी दे रखा है, अगर नहीं भी दे रखा आपकी बुक्स में तो मतलब टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, यहाँ से आप लोग देखकर कवर कर सकते हो, ठीक है। तो अर्थ में ये डायग्राम मतलब इन डिटेल आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, पर ऊपर ऊपर से आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या बताया जा रहा है, ठीक है। तो अर्थ में दो टाइप की मूवमेंट्स होते हैं, एक है एंडोजेनिक फोर्स, ठीक है, और एक है एक्सोजेनिक फोर्स, ठीक है। अब एंडोजेनिक फोर्स क्या होता है, ऐसा फोर्स जो अर्थ के अंदर एक्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अर्थक्वेक, अर्थक्वेक कब आता है, जब हमारे लिथोस्फेयर के प्लेट्स जो धीरे धीरे हिल रहे होते हैं, अगर वो कभी सडन तरीके से मूव करें, अचानक से एकदम मूव करें, तब अर्थक्वेक आता है। वॉल्केनो, लैंडस्लाइड्स, ये सारी चीजें क्या हैं, ये अर्थ के इंटीरियर फोर्स के वजह से होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सोजेनिक फोर्स, अर्थ के सरफेस पे जो फोर्स काम करते हैं, जैसे कि नदियां बहती हैं, हवा चलती है, सी के वेव्स, ग्लेशियर का मूवमेंट, ये सब अर्थ के सरफेस के ऊपर होता है, तो हम इन्हें कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स, ठीक है। अब एंडोजेनिक फोर्स के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, ठीक है। तो एंडोजेनिक फोर्स कई बार तो सडन होते हैं, कई बार ये धीरे धीरे चल रहे होते हैं, ठीक है। सडन फोर्सेस का एग्जांपल क्या है, अर्थक्वेक और वॉल्केनोस, ठीक है। अर्थक्वेक आ जाना या वॉल्केनो का इरप्ट होना, ठीक है, यहाँ पे ये एक वॉल्केनो है, ये सब क्या होता है, ये सडन एंडोजेनिक फोर्सेस के एग्जांपल है, ठीक है।
अब वॉल्केनो के बारे में पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। वॉल्केनो क्या होता है? तो हमें पता है कि मान लो ये हमारे अर्थ का सरफेस है, हमें पता है कि अर्थ के नीचे क्या है, अर्थ के नीचे है अपना मैग्मा, है ना। कई बार क्या होता है, अर्थक्वेक की वजह से या किसी भी रीजन से हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर ऐसे एक क्रैक डेवलप हो जाता है, ठीक है। और हमारा ये मैग्मा क्या करता है, जैसे ही उसे एक क्रैक मिलता है, एक ओपनिंग दिखती है अर्थ के सरफेस के ऊपर, ये मैग्मा झट से बाहर आ जाता है और इसी को ही हम कहते हैं कि वॉल्केनो इरप्ट हो गया, ठीक है। तो वॉल्केनो क्या होता है, कुछ भी नहीं, अर्थ के ऊपर एक ओपनिंग बन गई जिसकी वजह से अर्थ के अंदर जो मैग्मा है वो बाहर आ पा रहा है, ठीक है। तो ये तो वॉल्केनो हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थक्वेक के बारे में, ठीक है। अर्थक्वेक मैंने आपको थोड़ा बहुत तो क्लास के स्टार्टिंग में ही बता दिया। जब हमारे लिथोस्फेयर के प्लेट्स, अर्थ के नीचे लिथोस्फेयर के प्लेट्स हैं, जब वो सडन तरीके से अचानक से मूव करते हैं तो हम कहते हैं कि अर्थक्वेक आ गया, है ना। बाकी हमने डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लासेस भी करी थी इसी चैनल पर, तो आपको वहां पर भी मैंने इन डिटेल अर्थक्वेक के बारे में बता रखा है। अर्थक्वेक से बचना कैसे है ये सब भी हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो अर्थक्वेक से रिलेटेड आपको कुछ टर्म्स, कुछ शब्द हमारे सोशल साइंस के पता होने चाहिए, ठीक है। तो पहला वर्ड है फोकस। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड फोकस, ठीक है। तो अब देखो, पहले तो ये समझ लो क्रस्ट क्या होता है, ठीक है। क्रस्ट हम लोगों ने अपने पिछले ज्योग्राफी के चैप्टर में समझा था। ये अर्थ की सबसे बाहर वाले लेयर की बात हो रही है, ठीक है। तो मान लो ये अर्थ है हमारा, ठीक है। ये तो मतलब थोड़ा अजीब सा अर्थ बन गया, पर ठीक है, मान लो ये अर्थ है हमारा। तो अर्थ में कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा ना जहां से अर्थक्वेक की शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, ठीक है। तो अगर आप इस एनिमेशन को देखो तो आपको दिख रहा होगा ऊपर एक घर है जो कि अर्थक्वेक की वजह से हिल रहा है ना। और इस अर्थक्वेक की शुरुआत कहाँ से हो रही है, इस ऑरेंज डॉट से, ठीक है। तो इस ऑरेंज डॉट के पास हमारे लिथोस्फेयर के प्लेट्स ऐसे हिले और उसके वजह से अर्थक्वेक हुआ, है ना। तो क्रस्ट का वो पॉइंट जहां से मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है अर्थक्वेक का, उसे हम कहते हैं फोकस, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऑरेंज पॉइंट क्या है, यहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है हमारे अर्थ पर, तो हम इसे कहेंगे कि ये हमारे अर्थक्वेक का फोकस है, ठीक है। अब एक और शब्द होता है जिसे हम कहते हैं एपीसेंटर, ठीक है। फोकस तो समझ लिया, इस डायग्राम में फिर से समझ लो फोकस को। तो ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर पेड़ वेड़ है, आप थोड़ा सा नीचे जाओ, ठीक है। तो यहाँ से हमारा अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कोई प्लेट हिली, उस वजह से हमारा अर्थक्वेक हो रहा है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को हम कहेंगे फोकस, ठीक है। अब फोकस से अगर आप एक सीधी लाइन खींचो ऊपर की तरफ, ऐसे कि वो अर्थ के सरफेस को टच कर जाए, तो हम इस पॉइंट को कहते हैं एपीसेंटर, ठीक है। तो ये फोकस है, फोकस से अगर हम एक सीधी लाइन खींचे ऊपर की तरफ कि वो हमारे अर्थ के सरफेस को टच कर जाए, तो हम उसे कहते हैं एपीसेंटर, ठीक है। तो हमें ये दो टर्म्स पता होने चाहिए, एक तो फोकस क्या है और एक एपीसेंटर क्या है। अब अर्थक्वेक के दौरान अलग अलग टाइप की वाइब्रेशंस, अलग अलग टाइप के वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। एक वेव को हम कहते हैं पी वेव, एक को कहते हैं एस वेव, एक को कहते हैं एल वेव, ठीक है। इन डिटेल ये आपको छोटी क्लासेस में नहीं बताया जाता, पर मैं फिर भी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता देती हूँ, ठीक है। तो पी वेव को ही हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, एस वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, एल वेव को हम सरफेस वेव कहते हैं। ये सब क्या है, ये कुछ वेव्स हैं, कुछ वाइब्रेशंस हैं जो कि अर्थक्वेक के टाइम पर प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो जो हमारा ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव मतलब एस वेव, वो देखने में कैसा लगता है, वो वाइब्रेशन ऐसे जाती है, ठीक है। अगर कहीं अर्थक्वेक आता है तो ये वाइब्रेशन ऐसे ट्रैवल करती है, ठीक है। इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, ओके। नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब पी वेव, ठीक है। पी वेव कैसे ट्रैवल करता है, देखो एक स्प्रिंग की तरह, बीच में थोड़ा ऐसे कंप्रेस होता है, फिर ऐसे खुलकर ट्रैवल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अर्थक्वेक के दौरान वाइब्रेशंस ट्रैवल करते हैं। और एक वेव रह गया था ना, एस वेव, सरफेस वेव, तो वो इस तरीके से ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये वेव्स ट्रैवल करके हर जगह जाते हैं और हमें फील होता है कि हाँ अर्थ के नीचे कुछ वाइब्रेशन हो रहा है और हम कहते हैं कि अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है। व्हेन पी वेव्स प्रोपगेट फ्रॉम एपिसेंटर of an earthquake, they reach the surface of the earth, they are converted into L waves which may then damage the surface, ठीक है। तो जब एक earthquake स्टार्ट होता है, जब एक earthquake स्टार्ट होता है तो इनिशियली P वेव प्रोड्यूस होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में सिर्फ P वेव होता है,
फिर पी वेव थोड़े टाइम के बाद बदलने के बाद एल वेव बन जाते हैं और एल वेव से सारा डैमेज होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पी वेव का ना रेंज बहुत ज्यादा होता है, पी वेव बहुत दूर तक ट्रैवल कर जाते हैं, जिस वजह से हम बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ अर्थक्वेक आ रहा है कहीं पर। ओके, चलो अब अर्थक्वेक के बारे में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। ठीक है, अर्थक्वेक को ना हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, प्रिडिक्ट मतलब हम ऐसे भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि कल इतने बजे इस जगह अर्थक्वेक आएगा, बहुत मुश्किल होता है अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट करना। पर हमने देखा है कि कई बार हम लोग नेचुरली अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ गलत है। ठीक है, तो हमने देखा है कि अर्थक्वेक आने के कुछ मिनट पहले, 5-10 मिनट पहले अक्सर जो एनिमल्स होते हैं वो सेंस कर लेते हैं कि कुछ गलत है। ठीक है, इस दौरान हम देखते हैं कि जो स्नेक्स हैं वो जमीन से ऊपर आ जाते हैं, सरफेस की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, हमने देखा है कि अर्थक्वेक के कुछ टाइम पहले फिश जो होते हैं पॉन्ड में वो थोड़ा अजीब अजीब एक्ट करने लग जाते हैं, वो थोड़ा घबराए घबराए से एक्ट करते हैं। ठीक है, तो मे बी एनिमल्स पहले सेंस कर लेते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जब सुनामी, हमारे इंडिया में एक बहुत ही खतरनाक सुनामी आई थी, तो ऐसा कहा जाता है कि सुनामी स्ट्राइक होने से पहले जो डॉग्स थे वो कुछ 5-10 मिनट पहले ही बीच से उल्टी डायरेक्शन में भागना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो एनिमल्स इन सारी चीजों को सेंस कर लेते हैं, पर अभी हमारे पास कोई बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके थ्रू हम एकदम प्रॉपर तरीके से अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट कर पाए, भविष्यवाणी कर पाए। ठीक है, कि हाँ ऐसे अर्थक्वेक आने वाला है। चलो एक केस स्टडी पढ़ते हैं अर्थक्वेक के बारे में कि हमारे इंडिया में कभी कोई बहुत खतरनाक अर्थक्वेक आया है या नहीं। ठीक है, तो एक बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक जो कि हमारे इंडिया में स्ट्राइक हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 2001 में। ठीक है, एंड हुआ कहाँ था, ये गुजरात में। रिश्टर स्केल, रिश्टर स्केल क्या होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हमें पता चलता है कि कितना सीवियर अर्थक्वेक था। रिश्टर स्केल में इस अर्थक्वेक की वैल्यू 6.9 थी, जो कि बहुत ही ज्यादा है। इस दौरान स्कूल्स के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ा था। ठीक है, एटलीस्ट 971 स्टूडेंट्स, 31 टीचर्स आर फियर्ड टू हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। इस दौरान 971 स्टूडेंट्स, 31 टीचर्स की डेथ हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे फोन लाइंस, वाटर पाइपलाइंस, पावर स्टेशंस, ये सब डैमेज हो जाते हैं। हर जगह आग लग जाती है। आप सोचोगे अर्थक्वेक और आग का क्या कनेक्शन है। अर्थक्वेक की वजह से जो कोयला, कोल ये सब लोग यूज कर रहे थे, ये इधर उधर पलट गए थे एंड उसके वजह से काफी सारी जगह पर आग लग गई थी। ठीक है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी स्टेट में, तो बहुत ही बुरी हालत चल रही थी गुजरात की उस टाइम पर। ठीक है, तो अर्थक्वेक एक बहुत ही सीरियस डिजास्टर है। ठीक है, तो रिश्टर स्केल के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। ये एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि अर्थक्वेक हमारा कितना सीवियर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, सेस्मोग्राफ क्या होता है, एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड सेस्मोग्राफ। ठीक है, अर्थक्वेक का क्या इम्पैक्ट रहा ये सब हम मेजर करते हैं सेस्मोग्राफ को यूज करके। ठीक है, अब रिश्टर स्केल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जैसे अभी मैंने कहा ना कि गुजरात वाला जो अर्थक्वेक था उसका मैग्नीट्यूड 6.9 था। ठीक है, तो इसका एग्जैक्टली क्या मतलब होता है वो समझते हैं। अगर अर्थक्वेक की वैल्यू 2 या 2 से कम हो, ठीक है, तो हमें वो ज्यादा फील नहीं होता। ठीक है, अगर अर्थक्वेक की वैल्यू 5 हो, ठीक है, तो ऐसे में आपको आसपास चीजें गिरती हुई दिखेंगी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हाँ अर्थक्वेक ही है। ठीक है, अगर 6 या 6 से ज्यादा हो, 7 के आसपास हो, तो ऐसे में ये वाले अर्थक्वेक्स बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं। ऐसे में बिल्डिंग गिर जाती हैं, लोगों की डेथ वगैरह भी हो जाती है। ठीक है, तो ये हम ऐसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं रिश्टर स्केल को यूज करके। ठीक है, अर्थक्वेक की वजह से क्या क्या डिस्ट्रक्शन होता है जरा समझते हैं। बहुत सारे टाउन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बहुत सारे शहर, विलेजेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कई बार रिवर का जो पानी है वो बाहर आ जाता है अर्थक्वेक की वजह से और फ्लड्स आ जाते हैं। फायर स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि अभी हमने गुजरात के केस में देखा। ठीक है, कई बार कुछ एरियाज पूरे सी में सबमर्ज हो जाते हैं, डूब जाते हैं अर्थक्वेक की वजह से। सरफेस के ऊपर बहुत बड़े बड़े क्रैक्स पड़ जाते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, रिवर्स की पूरी पूरी दिशा बदल जाती है। ठीक है, कई बार वेव्स बहुत बड़े बड़े आने लग जाते हैं। इनफैक्ट सुनामी भी अर्थक्वेक से ही कॉज होता है। ठीक है, अब अर्थक्वेक के फायदे क्या क्या हैं। देखो, वैसे अर्थक्वेक जो है ये एक डिजास्टर है, इससे लोगों की जान जाती है, इट्स अ वेरी सीरियस डिजास्टर। पर फिर भी अगर हम मतलब जबरदस्ती कुछ पॉजिटिव इसमें निकालें तो क्या पॉजिटिव होता है अर्थक्वेक से। अर्थक्वेक से कई बार क्या होता है, हमें पता है कि हमारे अर्थ के नीचे मिनरल्स हैं
वो मिनरल्स थोड़ा अर्थ में ऊपर की तरफ आ जाते हैं, जिस वजह से लोगों के लिए माइनिंग करके वो मिनरल्स निकालना आसान हो जाता है। कई बार क्या होता है, कुछ एरिया में नए नए रिवर्स आ जाते हैं, उस एरिया के लिए वो फायदे की बात है, ठीक है। समटाइम्स न्यू स्प्रिंग्स एंड वाटरफॉल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, कई बार नए नए वाटरफॉल्स या नए नए स्प्रिंग्स बन जाते हैं, एंड ये एक कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट है हमारे अर्थक्वेक का, ठीक है। तो ओवरऑल आपको याद रखना है कि जो हमारा अर्थक्वेक है वो डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट उसका ज्यादा होता है, पर अगर फिर भी हम लोग जबरदस्ती कुछ पॉजिटिव उसमें ढूंढे तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें हैं अर्थक्वेक की। चलो नेक्स्ट देखते हैं मेजर लैंडफॉर्म्स, ठीक है। मेजर लैंडफॉर्म्स क्या हैं जो कि हमारे अर्थ पर हैं, ठीक है। लैंडफॉर्म्स का क्या मतलब होता है, जैसे हमारे माउंटेन्स, हिल्स, ठीक है, और तो आप अभी बहुत सारे इंटरेस्टिंग लैंडफॉर्म्स को पढ़ोगे जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा, ठीक है, जैसे आर्क, ये सब केव, ये सब आप लोग पढ़ोगे अभी, ठीक है, मशरूम रॉक्स। तो ये सारी चीजें बनती कैसे हैं ये अभी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं, वेदरिंग एंड इरोजन से, ठीक है। तो वेदरिंग क्या होता है, ठीक है, मान लो एक पत्थर है, ये पत्थर बहुत टाइम से धूप में, बारिश में ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ओवर टाइम क्या होगा, इस रॉक का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये टूटने लगेगा, ठीक है। टूटने के बाद क्या होगा, ऐसे छोटे छोटे इसके पीसेस बन जाएंगे। तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग, जब अलग अलग वेदर कंडीशंस की वजह से रॉक का ऊपर का लेयर टूटने लगता है, इसे हम कहते हैं वेदरिंग। नेक्स्ट क्या होगा, ये जो भी सेडिमेंट्स हैं ये उड़कर कहीं और पहुंच जाएंगे, उड़कर या पानी की वजह से बहकर, कैसे भी ये जो सेडिमेंट्स हैं ये कहीं और पहुंच जाएंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इरोजन। तो वेदरिंग और इरोजन से क्या होता है, नए नए लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो अगर आप इस एनिमेशन को देखो तो यहाँ एक पत्थर है, हवा चल रही है, बारिश चल रही है, पत्थर टूट के यहाँ गिरा, इसे हम सेडिमेंट कहते हैं, प्रोसेस को वेदरिंग कहते हैं। अब ये सेडिमेंट भी कुछ टाइम के बाद कहीं और चला जाएगा तो हम उसे इरोजन कहेंगे, ठीक है। इरोजन कैसे होता है, वाटर से या विंड से भी हो सकता है, और इरोजन और वेदरिंग की वजह से अलग अलग चीजें बनती हैं, ठीक है। रिवर के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। नॉर्मली रिवर्स ऐसी सीधी सीधी बहती हैं, कई बार क्या होता है एक कहीं पे रास्ता खत्म हो जाता है तो जो रिवर है वो ऐसे गिरने लग जाती है, तो उसे हम कहते हैं वाटरफॉल, ठीक है। आपको दिख रहा है वाटरफॉल ऐसा दिखता है, ठीक है। तो वाटरफॉल कब फॉर्म होता है, जब अचानक से रास्ता खत्म हो जाए और हमारा जो रिवर है वो नीचे की तरफ जाने लगे, तो वाटरफॉल क्रिएट होता है। नेक्स्ट हमारे रिवर्स एक और चीज करते हैं जिसको हम कहते हैं मियांडरिंग। आपने देखा होगा ना, नदियां ऐसे बहती हैं, एक एस सा शेप बनाती हुई, आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा, ऐसे ऐसे घूमती हुई जा रही है नदियां। तो इस चीज को हम कहते हैं मियांडरिंग, कि नदियां ऐसे एस शेप, जिगजैग शेप बनाती हुई जा रही है, इसे हम कहते हैं मियांडरिंग। और मियांडरिंग की वजह से ना कई बार एक लेक बनता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है। क्या होता है ऑक्सबो लेक, आप लोग इसी इमेज को देखो, ठीक है। मान लो ये जो नदी है ये बहुत तेज बह रही है, ठीक है। तो जब नदी बहती है तो उसके साइड में जो मिट्टी होती है ना, उस मिट्टी को थोड़ा थोड़ा ऐसे काटते हुए बहती है, क्योंकि बहुत तेज निकल रहा है वो पानी, ठीक है। तो ओवर टाइम क्या होगा, मे बी यहाँ से ये पानी जाकर ऐसे मिल जाए, और यहाँ से ये पानी जाके ऐसे मिल जाए, और ये नदी ऐसे जाने लगे, ठीक है। तो ये नदी अब ऐसे जा रही है, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या हुआ, ये वाला जो पार्ट है नदी का ये बेचारा अकेला रह गया, है ना। तो इस वाले पार्ट को हम कहते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है नदी का जो अकेला अब रह गया, तो अब तो ये लेक है ना, ये बह थोड़ी रहा है नदी के साथ, ये अकेला ऐसे पानी यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो हम इसे कहते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है। तो कई बार ऐसे ऑक्सबो लेक बन जाते हैं रिवर्स के वजह से, ठीक है। तो आप ये डायग्राम देख सकते हो, एनिमेशन देख सकते हो, आपको थोड़ा और आइडिया लगेगा। नदियां बह रही हैं, नदियां यहाँ पे मिली, ठीक है, और अब देखो पानी यहाँ से बहने लग गया, ये वाला हिस्सा अकेला रह गया, इसे हम कहते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है। फिर से देख लो, ओके, नदी का रास्ता चेंज हो गया, यहाँ पे पानी अकेला रह गया, इसे हम कहते हैं ऑक्सबो लेक, ओके। चलो अब एक और चीज समझते हैं, लीव्स क्या होता है, ठीक है। तो अक्सर क्या होता है, हमारी जो नदियां हैं वो कई बार फ्लड कर जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक नदी है, नदी फ्लड कर गई, नदी का पानी यहाँ तक आ गया, ठीक है। ओवर टाइम क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऐसा जो मिट्टी है वो डिपॉजिट होने लगेगा, और यहाँ पे जो जमीन है वो थोड़ी सी ऐसे उठ जाएगी।
तो इस एरिया को हम लीव कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें वेदरिंग, इरोजन, इन सब से ही बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटरी समझते हैं क्या होता है। मान लो एक नदी बह रही है, ठीक है, बहते बहते क्या हुआ, नदी का जो स्पीड है थोड़ा स्लो डाउन हो गया, तो नदी आगे जाकर ऐसे ऐसे बढ़ गई। ठीक है, तो हम ये जो छोटी छोटी नदियां बनी इनको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। तो आपको दिख रहा है यहां से देखो एक सीधी सीधी नदी आ रही है, यहां आने के बाद ये नदी ऐसे इधर उधर बटने लग गई, तो इन छोटी छोटी नदियों को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेल्टा क्या होता है समझते हैं। तो जब डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती है ना, जब नदी स्लो डाउन हो जाती है और नदी ऐसे बटने लग जाती है, तो क्या होता है, नदी जब बहती हुई आती है, नदी के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, मिट्टी, सेडिमेंट्स, रॉक, ये सब। तो ये सारी चीजें नदी के ऐसे बीच में ऐसे इकट्ठा हो जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक जमीन सी बन जाती है, इस एरिया को हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है, तो नदी आ रही है, स्लो डाउन हो गई, नदी बटने लग गई। जब नदी बटने लगती है तो बीच में क्या होता है, नदी के अंदर जो भी मिट्टी, पत्थर, जो कुछ भी है वो इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पे जमीन सा बन जाता है। इस एरिया को हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है, चलो तो अब हम थोड़ा सा सी के एरिया के पास के लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मान लो कोई रॉक है, ठीक है, मान लो कोई ऐसे पत्थर रखा हुआ है किसी सी के पास, समुद्र के पास, तो इस पत्थर के ऊपर क्या होगा, रोज लहरें लगती रहेंगी। ठीक है, रोज वेव्स लगती रहेंगी। ओवर टाइम क्या होगा, ये पत्थर ऐसे ऐसे यहां से टूट जाएगा और ऐसा बन जाएगा, है ना, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इसे हम कहते हैं केव। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है ये है केव। तो ऐसा होगा कि ये पत्थर पहले यहाँ से ढका हुआ था, पर इस पत्थर के ऊपर ऐसे देखो ये वेव्स लगती रही और फिर बहुत सालों के बाद ये पत्थर यहाँ से टूट गया और इसे हम कह रहे हैं केव। ठीक है, तो ये क्या है, केव। तो इसे हम क्या कहते हैं, सी केव। सी के पास बन रहा है तो हम इसे कहेंगे सी केव। ठीक है, सिमिलरली ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं आर्क, सी आर्क। आर्क कैसे बनता है, देखो यहीं पे समझ लो, ये हमने केव बना लिया था। अब केव बनने के बाद भी लहर तो ऐसे टकराती रहेगी ना केव से। ओवर टाइम क्या होगा, ये लहर पूरा इसे यहां से ऐसे काट देगी इस पत्थर को। ठीक है, तो अब यहां से भी रास्ता खुला है, यहां से भी एक रास्ता खुल गया, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, एक गेट की तरह। ठीक है, बहुत टाइम के बाद इसमें हवा भी लगती रहेगी, पानी भी लगता रहेगा, तो ये पूरा लैंडफॉर्म इतना बड़ा हो जाएगा एक गेट की तरह। इसे हम कहते हैं सी आर्क। ठीक है, पहले केव बनेगा, फिर जब केव दोनों तरफ से टूट जाएगा तो क्या बनेगा, सी आर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सी के पास बन जाते हैं स्टैक्स। स्टैक मतलब जैसे ये समुद्र है और एक मतलब एक रेक्टेंगल सा पत्थर यहाँ पे बहुत ही ऊंचा सा पड़ा हुआ है, इसे हम कहते हैं स्टैक। स्टैक कैसे बनता है, अब मान लो अगेन बहुत तेज हवा चल रही है और कुछ हुआ और ये जो ये वाला एरिया मान लो ये भी टूट के गिर गया। अब ये सारी चीजें ना आपको ध्यान रखना है, ये 100 सालों में होती हैं, ऐसे नहीं कि एक दिन के अंदर अंदर हो गया। ठीक है, ओवर टाइम होती हैं ये। ठीक है, तो मान लो ये वाला जो रास्ता है ये भी टूट के गिर गया, तो ऐसे में क्या होगा, ये पत्थर बेचारा अकेला पड़ा रहेगा, इसे हम कहेंगे सी स्टैक। ठीक है, स्टैक भी पढ़ लिया। नेक्स्ट बीचेस कैसे बनते हैं, जो हमारा समुद्र का पानी होता है उसमें मिट्टी होती है, ठीक है, उसमें सॉइल, पेबल्स, रॉक्स, सारी चीजें होती हैं। तो जब भी समुद्र का पानी यहाँ पे लगता है तो क्या होता है, वो कुछ ना कुछ मिट्टी, कुछ ना कुछ डिपॉजिट कर देता है। कुछ टाइम के बाद यहाँ पे वो सारी मिट्टी इकट्ठा हो जाएगी और हम इसे कहेंगे बीच। ठीक है, चलो ग्लेशियर्स के बारे में बात करते हैं। अब हम ग्लेशियर्स क्या होते हैं, आइस के बड़े बड़े चट्टान, कई बार छोटे छोटे भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं जरूरी नहीं है कि बहुत ही बड़ा हो। ठीक है, तो ग्लेशियर्स क्या होते हैं, ग्लेशियर्स भी कई बार मतलब ऐसे धीरे 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 मूव करते रहते हैं, तो वो जहां पर भी मूव होते हैं ना नीचे, वो जमीन को काट देते हैं। और समर्स में कई बार जब ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं तो वहीं पर नदियां भी बन जाती हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, चलो तो अभी हमने सी के बारे में पढ़ा, ग्लेशियर के बारे में पढ़ा, अब हम थोड़ा विंड के बारे में पढ़ते हैं कि हवा के वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किस टाइप के पत्थर बनते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा पहला टाइप का पत्थर है इसे हम कहते हैं मशरूम रॉक। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, मशरूम रॉक। ठीक है, तो ये मशरूम रॉक जैसी चीजें डेजर्ट्स में बनती हैं। ठीक है, तो मान लो डेजर्ट के बीच में एक ऐसा पत्थर रखा हुआ है। ओके, ओवर टाइम क्या हुआ, डेजर्ट में बहुत तेज हवा चलती है ना, तो बहुत तेज हवा चलती गई और ये जो नीचे वाला हिस्सा है पत्थर का और ये वाला जो हिस्सा है पत्थर का,
ये हट गया, ठीक है, ये वाला पूरा हिस्सा हवा की वजह से हट गया, तो ऐसे में क्या होगा, एक टी शेप का पत्थर रह जाएगा, है ना, ये पत्थर ऐसा रह जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मशरूम रॉक। देखने में ऐसा दिखता है और मतलब आपको लग रहा होगा थोड़ा बहुत इसका शेप मशरूम जैसा है, इसीलिए इन टाइप के रॉक्स को मशरूम रॉक्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सैंड ड्यून्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं हम। सैंड ड्यून्स क्या होता है, ये भी डेजर्ट में बनता है। तो डेजर्ट में आपने देखा होगा ना मूवीज वगैरह में, अगर आपने डेजर्ट नहीं भी देखा है तो मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा कि मतलब ऐसे हवा चल रही होती है ना, और कई बार मतलब एक्टर एक्ट्रेसेस यहाँ पे मतलब डांस वांस कर रहे होते हैं और ऐसे हवा चल रही होती है ना। तो आपको दिख रहा होगा, इस एनिमेशन में भी दिख रहा होगा कि मिट्टी उड़ रही है हवा की वजह से, है ना। तो ये मिट्टी उड़ते उड़ते कहीं जाएगी और वहां जाके इस टाइप का एक हिल सा बना देगी, जैसा यहाँ पे पहले से ही बना हुआ है ना। तो यहाँ से मिट्टी उड़ रही है, कहीं पर जाएगी ये मिट्टी और वहां पे ऐसे हिल जैसा एक स्ट्रक्चर बना देगी। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सैंड ड्यून, ठीक है, इसे कहा जाता है सैंड ड्यून। ओके, तो इसी के साथ हमने अपने चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को इन डिटेल समझ लिया है। ठीक है, आज चेंजिंग अर्थ में हमें ये सीखने को मिला कि हमारा अर्थ हमेशा बदलता रहता है, नई नई चीजें जैसे कि केव, स्टैक्स, सैंड ड्यून्स, मशरूम रॉक्स, ये सारी चीजें हमारे अर्थ के ऊपर हमेशा बनती रहती हैं। हम लोग अपने डेली लाइफ में बिजी हो जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि अर्थ में क्या चल रहा है, पर अर्थ हमारा एक डायनामिक प्लैनेट है जो कि हमेशा टाइम के साथ चेंज होता रहता है। सो आई होप यहाँ तक आप बच्चों को सुपर क्लियर है ये चैप्टर। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी और ये भी बताना कि नेक्स्ट लेक्चर में आप कौन से चैप्टर को कवर करना चाहते हो। चलो बच्चों, सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।